आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि मैंने कल एक पोस्ट किया था कि आज का जो संवाद है वो मुख्य रूप से हमारे प्रदेश के जो अधिकारी वर्ग हैं, चाहे वो राज्य सेवा के अधिकारी हो, चाहे यूपीएससी, भारतीय स्तर के जो केंद्रीय सेवाएं हैं उनके अधिकारी हैं, उनके साथ मेरी आज बातचीत होने वाली है। तो यदि मैं शुरू करूं, और मेरा प्रमुख रूप से जो है आज का विषय जो केंद्रित है वो मुख्य रूप से यूपीएससी जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं उनसे ही मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित रहेगा, क्योंकि इनकी एक बहुत महती भूमिका है पूरी तरह से प्रशासन को चलाने में। और आज की बात जो है वो लगभग 30 से 45 मिनट के आसपास होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। और मेरी पोस्ट पर कई लोगों की ये प्रतिक्रिया है कि प्रतीक जी पोस्ट को थोड़ा सा छोटा करिए। तो मेरा आप लोगों के लिए एक मेरी तरफ से आग्रह है कि मेरी पोस्ट विशेष तौर पे और एकमात्र जो है ये पोस्ट बुद्धिजीवी वर्ग के लिए है। बुद्धिजीवी वर्ग जो थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं बदलाव की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, इन सारे विषयों पर केंद्रित है मेरी पोस्ट। इसीलिए मैं ये बात कहूंगा कि इस पोस्ट को छोटा करना मेरे लिए संभव नहीं है खंड खंड में बांटकर, क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो क्रमबद्धता जो है वो समाप्त हो जाती है और फिर विषय को उस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए भले लोग कम देखें, लेकिन जो भी देखे उन तक बात मजबूती से पहुंचे और वो उस बात को आगे बढ़ाएं। तो आज अब मुख्य विषय पे आते हैं। आज छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति हो गई है, मुख्य रूप से एक वाक्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ की व्यवस्था को पूरी तरह से आईएएस चला रहे हैं। आईएएस जो है वो मंत्रियों तक को नियंत्रित कर रहे हैं, अपने अधीनस्थों को नियंत्रित कर रहे हैं, और मंत्रियों की कहीं कोई भूमिका नहीं हो पा रही है, तमाम चीजें। और इसी के पैरेलल जब हम आईएएस से बात करते हैं तो आईएएस के काफी सारे अधिकारियों का कहना है कि सब हमारे ऊपर भी राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमारे लिए भी काम करना मुश्किल हो रहा है। तो मेरा जो संवाद है वो प्रमुख रूप से आज आप लोगों से इसी के ऊपर है। अब यदि मैं बात करूं कि आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आप अधिकारी वर्ग जो है, जब ये बात चलती है ना विवाद की आईएएस प्रदेश को चला रहे हैं या आईएएस लोगों पे नौकरशाही का दबाव बहुत बढ़ रहा है, तमाम बातें ऐसे विषय, मैं अभी इन विषयों पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। इस विषय पर हम लोग आज की लाइव के बाद बात केंद्रित करेंगे। जब भी मेरे दिमाग में या मेरे मन में एक प्रश्न आता है, आईएएस यूपीएससी की बात आती है, तो जब मैं सर्च करता हूँ या आप में से कोई भी सर्च करेंगे, तो एक बात सबसे प्रमुख रूप से निकल के आती है कि आईएएस जो है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये जो है यूपीएससी के थ्रू जिसका सिलेक्शन होता है, ये देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक परीक्षा है। और जबकि पहला नंबर इसका ही आता है, तमाम नीट और सीए वगैरह सब जो है वो सारी चीजों को यदि हम अलग कर दें, सबसे पहला नंबर यूपीएससी का आता है कि देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। तो आज मेरा जो आईएएस है हमारे, मेरा उनसे ये सीधा संवाद है और मैं कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूं। छत्तीसगढ़ की जो गंभीर स्थिति होती जा रही है ना, आज देख रहे हैं हम, जो स्थिति स्टेट की हो गई है, यदि मैं एक शब्द में कहूं, हाँ ठीक है, सरकार को संभालने के लिए, सरकार के चेहरे को कवर करने के लिए एक दो लाइन कही जाती है सब कि ये निर्णय ले लिया हमने, वो निर्णय ले लिया। सब सरकार ना, एक निर्णय से जो व्यवस्था है वो नहीं बनती है। व्यवस्था बनती है अनेक बेहतर निर्णयों से। तो यदि हम अपने काफी सारे निर्णयों को, खराब निर्णयों को यदि एक अच्छे निर्णय से ढकना चाहते हैं, तो ये राज्य की व्यवस्था या राज्य की सेहत के लिए खतरनाक है। तो राज्य की यदि स्थिति आज के समय में कहें, और ये सभी ब्यूरोक्रेसी भी हमारी मान रही है कि राज्य की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है अभी। और यदि मैं अपना व्यक्तिगत आकलन कहूं तो आज के समय में
हमारे राज्य की प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो कोलैप्स कर गई है। कोलैप्स शब्द यूज कर रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ। तो ये कोलैप्स क्यों कर गई है? जब कहते हैं कि आईएएस प्रदेश को चला रहे हैं, तो मेरा मानना है, और यदि आईएएस कहे कि सब हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव है, तो ये क्यों कर रही है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो यदि अब मैं बात करूं कि आईएएस का जो सिलेक्शन है वो देश की सबसे मजबूत परीक्षा के माध्यम से होता है। और यदि मैं आप लोगों के चयन की बात करूं, तो मुझे लगता है कि आपने शायद जब यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा, तो आप लोगों के मन में हो सकता है दो तीन बातें होंगी। पहली बात हो सकती है नौकरी पाना, जो हर एक युवा की चाहत होती है कि भाई मेरी एक अच्छी और प्रतिष्ठित नौकरी लग जाए। तो इसका जवाब मुझे लगता है कि यदि आपकी इच्छा सिर्फ नौकरी पाने की होती तो आपके पास बहुत सारे विकल्प खुले थे, क्योंकि आप जितने योग्य हैं। तो उसके लिए आप यूपीएससी में नहीं आते, कभी नहीं आते यूपीएससी में, क्योंकि नौकरियां तमाम आप तलाश कर सकते थे, आप में जितनी काबिलियत है। दूसरी बात आती है पैसे के लिए। मुझे लगता है ये तथ्य भी जो है, या ये जो भी कारण है, ये थोड़ा सा छोटा कारण है जब हम यूपीएससी के एग्जाम को देखते हैं तो। और तीसरी बात आती है कि सब समाज में या मेरे माध्यम से मैं कुछ बदलाव कर सकूंगा उस पोस्ट पर जाकर। और जब मैं अपने अपनी छोटी सोच के आधार पे जब बात करता हूँ ना, मैं बहुत बड़ी व्यापक सोच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत अपनी सीमित सोच के आधार पे बात करता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये जो तीसरा फैक्टर है ना, ये आप लोगों के सामने हमेशा रहा होगा कि हाँ, जब मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूं, या यदि मुझे आईएएस बनना है, तो आईएएस का मतलब ये है। और तमाम हम लोगों ने साक्षात्कार में भी देखा है, डमी साक्षात्कार में भी, और जब आईएएस चयनित होकर आते हैं तब भी, कि आपका जो एप्टीट्यूड है ना, वो सारी चीजें यही चेक किया जाता है कि आपका एक विजन क्या है इस पोस्ट पर आने के लिए। और लेकिन जब विजन की बात आती है, आपका चयन होता है, लबासना में आपकी ट्रेनिंग होती है, तमाम चीजें हैं, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स होते हैं। उसके बाद जब एक आईएएस फील्ड में उतरता है, तो क्या होता है? तो होता ये है, उसका पाला पड़ता है व्यवहारिक परिस्थितियों से। और जब व्यवहारिक परिस्थितियों से पाला पड़ता है, तो हम देख रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ प्रदेश की क्या हालत हो चुकी है। एसडीएम डिप्टी कलेक्टर के लेवल के अधिकारी आईएएस को धमका रहे हैं। मैं पैसे देकर आया हूं, मैंने पहले भी कहा है, मेरी इस राजनेता से पहुंच है, मेरे इस राजनेता से संबंध है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। और दूसरी बात, आईएएस इन चुनौतियों का सामना करने में बहुत मजबूर दिखाई दे रहे हैं। मैं अलग अलग आईएएस से टकराता रहता हूं। और जब मैं देखता हूँ ना इन आईएएस से, आम जनता के बीच में एक बड़ी इमेज है कि भाई आईएएस बड़े पावरफुल होते हैं, मजबूत है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं आप लोगों के साथ बैठता हूँ ना, आज मैं आपसे दिल की बात कर रहा हूँ, आज कोई मैं ना आरोप लगाने जा रहा हूँ, ना प्रत्यारोप करने जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं करने जा रहा। आज मैं आपसे एक दिल की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आईएएस एसोसिएशन में आप लोग कभी शायद मुझे बुलाएंगे नहीं या बैठने की बात नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म ही बेहतर है। और इंडिविजुअली आप लोगों से बात करने की कोई सार्थकता नहीं होगी, क्योंकि वो बात इंडिविजुअली गॉसिप में फिर चेंज हो जाती है। आज मैं जो देख रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी में, पर्टिकुलरली आईएएस का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना डाउन है, इतना बुरी तरह से गिरा हुआ है जिसकी सीमा नहीं है। और ये आप लोगों की बातों में नहीं आप कह पा रहे हैं। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, जब मैं बैठता हूँ आप लोगों के साथ, आपका बात रखने का जो ढंग होता है, एक जो मनोवैज्ञानिक पहलू होते हैं, जब उसको देखा जाए ना, तो आप लोगों की जो आईएएस जो लॉबी है वो बुरी तरह से हताश लग रही है, निराश लग रही है, परेशान लग रही है। और इस हताशा, निराशा और परेशानी में जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग लिटरली क्लूलेस हो चुके हैं। क्लूलेस मीन्स कि इसका मतलब क्या हुआ? क्लूलेस मीन्स कि ठीक है यार, आ गए हैं तो नौकरी कर लो, समय निकाल लो। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप शायद अलग अलग तरह के दबावों को झेल नहीं पा रहे हैं, और या तो फिर आप पथभ्रष्ट हो गए हैं। मैं दबाव की अभी बात करता हूं आगे आकर। दबाव का मतलब क्या हुआ? दबाव का मतलब है, अब दो तीन विषय आ रहे हैं इसमें। या तो हमारी
जो नौकरशाही के बड़े वर्ग, जो बड़े स्तर के अधिकारी हैं, एक आरोप आज सभी आईएएस कुछ आईएएस लोगों पे ये लग रहा है कि आईएएस अपनी नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। कारण कि हर आईएएस को एक अच्छी पोस्टिंग चाहिए, अच्छी जगह चाहिए, और तीसरा जो सबसे खराब क्राइटेरिया हो गया है आज के समय का, पैसा चाहिए। मैं आप लोगों से भी अच्छी पोस्टिंग और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक पैसे की बात कर रहा हूं। एक बार आप सब लोग अपने मन में झांक कर देखिएगा, एक आईएएस ने यदि 5 साल 7 साल अच्छी नौकरी कर ली ना, तो आपके पास इतना पैसा है कि आपको अपने रिटायरमेंट और उसके बाद के खर्चे चलाने के लिए दूसरे पैसे की जरूरत नहीं। मैं एक आईएएस के साथ कुछ समय पहले बैठा था, एक महिला आईएएस, आप लोग समझ जाएंगे किन की बात हो रही है ये। मैंने उनको यही बोला, आज के समय में वो घोटालों में बहुत बुरी तरह बदनाम हो चुकी है वो। मेरी आखिरी मुलाकात उनसे जब हुई थी तो मैंने उनसे पूछा कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा लगता है। तो बोले नहीं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप मेरे बारे में गलत जानकारी लेकर आए हैं। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने टाल दिया उस बात को कि चलिए छोड़िए। लेकिन मैं आप सबसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, आपके जीवन में पैसे का इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने 10-10 हजार करोड़ के लोगों को देखा है, जो पॉलिटिशियंस और तमाम लोग हैं ना, आज उनका आप पहनावा देख लीजिए। एक टिपिकल जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, उनकी तरह का पहनावा दिखेगा। खाने में वो दाल रोटी सब्जी ही खा रहे हैं घर में। रोज रोज आप 56 भोग नहीं खा सकते। तो यदि आपकी लाइफस्टाइल जो है, साल भर में आप कितने ट्रिप करेंगे, फॉरेन ट्रिप कितने करेंगे, एक दो तीन चार, कितने पैसे लगेंगे उसके लिए? मैं इन सारी चीजों पर अभी हमारे एक मित्र ने सुझाव दिया था, तो मैं एक शीट जारी करने वाला हूं बहुत जल्दी, कि एक आईएएस और एक जो डिप्टी कलेक्टर है, वो जब सेवा में ज्वाइन करते हैं तो उनके पे स्केल के अकॉर्डिंगली वो लोग अपने पूरे कैरियर में, प्रशासनिक कैरियर में, कितना पैसा कमा सकते हैं, और आज उनकी संपत्तियां कितनी है। मैं इसमें बहुत जल्द एक शीट जारी करने वाला हूं, जो कि मैं पूरे प्रदेश के ज्यादातर लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि वो अपने अपने आईएएस और अपने अधिकारियों के सिर्फ घर देख के अंदाज लगा सके कि इनकी सैलरी इतनी है और ये घर इतना है, तो कितना पैसा आया होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज के समय में जैसी हालत हो गई है प्रदेश में, आप पैसे को दिखा भी नहीं सकते, और जितना पैसा है उसमें आपको सामान्य मानव का ही जीवन व्यतीत करना है। तो मेरे विचार से जो बाकी पैसा है वो आप लोगों के लिए रद्दी के अलावा कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्या धन संचय है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, उल्टी। तो तो बात ये आती है कि क्या हमारे पास भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, क्या उसको लेकर हमारी व्यक्तिगत कोई तैयारी है कि जब हम इस सेवा में आने वाले थे उस समय की सोच और आज की सोच की? तो मुझे समझ में आता है कि अभी की आईएएस लॉबी की जो काफी अधिकारी हैं, सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार स्पष्ट कर दूं, सभी की बात नहीं कर रहा हूं। तो व्यक्तिगत प्लानिंग मुझे लगता है कुछ नहीं दिखती है, क्योंकि अब होता क्या है, पैसा आएगा तो आप उसको जमीनों में डालेंगे, जमीन नहीं होगा तो कहीं दुबई या कहीं हांगकांग, कहीं सिंगापुर आप वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कहीं कर रहे हैं पता नहीं। लेकिन वो पैसा या तो आपके परिवार वालों के लिए जाने वाला है, और ये आप भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि वो आपके पारिवारिक जो सदस्य हैं वो कितने आपके क्लोज हैं। और ये आपके लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का मैं टॉपिक छोड़ के जा रहा हूँ, विषय छोड़ के जा रहा हूँ, कि आप जिनके लिए कर रहे हैं वो आपसे कितने अटैच्ड हैं और किस कारण अटैच्ड है। क्या वो इसीलिए अटैच्ड हैं क्योंकि आप आईएएस हैं, आप एक प्रभावशाली हैं, आपके पास पैसा है, या वो आपको एक अच्छा इंसान मानते हैं? यदि वो अच्छा इंसान मानते हैं तो उनको आपके पैसे और आपके इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। और लेकिन यदि वो आपके पद और आपके पैसे से प्रभावित है, तो ये आपके लिए विचारणीय प्रश्न है कि क्या ऐसे लोगों के लिए आप इतनी अपनी छवि को प्रकट कर रहे हैं, इतने धन को बटोरने का प्रयास कर रहे हैं, उनके नाम से इतने इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं? ये आपका विषय है। और एक प्रकरण अभी सरगुजा का सबको पता है, एक आईएफएस अधिकारी ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया, आखिरी में वो रिश्तेदार मुकर गए, तो उनके पैसे गए तो गए। तो सर मैं ये पूछता हूं ना कि आपसे स्विस बैंक में जो लोगों के पैसे जमा है, स्विस बैंक का एक अलग कारोबार चलता है, आप कभी हम अपने उस अनुभव में भी जाएंगे तो बात करेंगे।
तो मान लीजिए आपके जहां पे भी इन्वेस्टमेंट है, दुबई होगा, सिंगापुर, हांगकांग, जहां पे भी, रायपुर, बिलासपुर, बैंगलोर, कहीं पर, इस इन्वेस्टमेंट का आपके वर्तमान जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है सिवाय आपके तनाव के? तनाव, हर समय आप चिंतित हैं, यार बॉस कहीं कोई शिकायत कर दिया तो फंस जाएंगे यार। आप ये चिंतित है कि यार इतना पैसा आ रहा है यार, इसको इन्वेस्ट कैसे करें यार। आप इस तनाव में है कि यार ये पैसा कहीं गड़बड़ नहीं हो, खा नहीं जाए यार। यार इस चौथी चीज, इसके लिए मैं किसके नाम पे इन्वेस्ट करूं, कहीं वो धोखा दे दिया तो। ऐसे तमाम तनाव जो है वो आपके अंदर आ चुके हैं, ये आप माने या ना माने। और इससे बड़ी बात जो मैं लेकर जा रहा, आपको प्लानर माना जाता है। आईएएस हमारे देश के प्लानर होते हैं कि इनसे अच्छी प्लानिंग कोई नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद प्रशासन के लिए प्लानर हो सकते हैं, अपनी सेवा के लिए प्लानर हो सकते हैं, लेकिन क्या आप में से किसी भी आईएएस ने इस बात पर झांकने की कोशिश की है? ये मैं एक विषय आपको देकर जा रहा हूं कि आप शायद अपने परिवार के लिए एक बेहतर प्लानर नहीं रह चुके हैं आप। ये विषय इसीलिए बात करना महत्वपूर्ण है कि आज सुसाइडल अटेम्प्ट देखने में आ रहे हैं आईएएस के लोगों में। आईपीएस की तो हमने देख ही चुके हैं। आईएएस की फैमिली के अंदर जो क्लैशेस आ रहे हैं, जो एक दूसरे का ट्रस्ट खत्म हो रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात, मैं तो कह रहा हूं ना, मेरे से कोई भी पूछ रहा है कि प्रतीक ये सब लाइव वीडियो जारी करने का मतलब क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं ये वीडियो अब मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये मैं कर रहा हूं अपने बच्चों के भविष्य के लिए। क्योंकि यदि मैं आज नहीं करूंगा ना ये, तो मेरे बच्चों का भविष्य जो है वो बर्बाद हो जाएगा, जीना मुहाल हो जाएगा, जैसी व्यवस्था बन रही। आपको पता है मैं बहुत सारे आईएएस की बात कर रहा हूं, अब ये कुछ की नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे आईएएस। उनके बच्चों का आप चेहरा देखेंगे ना, यदि आप थोड़ा सा भी साइकोलॉजी या फेस रीडिंग को समझते हैं, उनके बच्चे एक अलग तरह के अलगाव की स्थिति में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि माता जी भी अपनी जगह पर जा रही हैं, काम कर रही हैं, पिताजी अलग काम कर रहे हैं। और सोचिए एक आईएएस होने के बावजूद आपका बच्चा किसके हाथों में पल रहा है? एक मेड के हाथों में, काम वाली बाई के हाथों में। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? अरबों रुपए की संपत्ति होगी आपके पास, खरबों रुपए की संपत्ति होगी, लोग आपके आगे पीछे घूम रहे होंगे। लेकिन आज रात में शांत दिमाग से सोच कर देखिएगा कि जब दिन भर आप जब प्रदेश की व्यवस्था को बनाने का असफल प्रयास कर रहे हैं, 9 से या 10 से 5 की या जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, उस बीच आप अपने बच्चे के भविष्य को देख पा रहे हैं क्या? बच्चे का भविष्य को क्यों? क्योंकि एक काम वाली जो बाई है ना, वो भले ट्यूशन वाली मैडम उसको पढ़ा लेगी, आप उसको 4 जगह कोचिंग भेज देंगे, वो सब कर लेगी। क्यों? क्योंकि आप बड़े आईएएस हैं। एक इनोवा आपके साथ चल रही है, एक कोई इनोवा आपके बच्चों के साथ चलेगी, जिसमें आपकी काम वाली बाई घूमेगी बच्चों को लेकर। लेकिन आप ये देखिए वो बच्चों में आप देने क्या जा रहे हैं, संस्कार क्या फीड करने जा रहे हैं। पहली चीज, बच्चों में वो एरोगेंसी दिखना शुरू होती है कि यार हम तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, उन्होंने क्योंकि स्ट्रगल नहीं देखा ना साहब। उन्होंने सीधे एक आईएएस के बच्चे हैं, उन्होंने सबको सलाम करते देखा, गाड़ियों में बैठे हैं। सबसे बड़ी चीज कि जब आप अपने घर जाते हैं, उस बच्चे को चाहिए आपका समय, आप उस बच्चे को अपना समय नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो बाहर करके आ रहे हैं ना, उसका तनाव आपके मन में है। और जब आप अनमने मन से बच्चे से बात करते हैं, तो वो खींच आप धीरे से बच्चे में ट्रांसफर कर जाते हैं, आपको नहीं पता है। और जिन आईएएस ने इस विषय के बारे में सोचा ही नहीं होगा ना, मैं आज उनको बोल रहा हूँ, कई मेरे बहुत छोटे हैं। मैं तो, मुझे याद है कि मैं 2004 का बैच जितना आया है आईएएस का, उनसे पहले से चीफ सेक्रेटरीज और इन तमाम अधिकारियों के साथ में काम किया हुआ हूं। तो यानी जब आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तब मैं उस लेवल पे काम किया हूं, तो मैं ब्यूरोक्रेसी को बहुत अंदर से देखा। तो आप लोग मेरे लिए छोटे भाई की तरह हो, मैं आपको ये फीडबैक दे रहा हूं कि यदि आपको लग रहा है ना कि आप जिस पैसे के लिए मशक्कत कर रहे हो,
वो पैसा आपको यदि दिमागी संतुष्टि देकर जा रहा है और आप उस दिमागी संतुष्टि से अपने परिवार के लिए न्याय कर पा रहे हैं, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जब पैसे की बात आती है तो आपको कार्यालय में जो तमाम तनाव है ना, वो आपको पता है, वो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो इसीलिए जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, कि जब ने आपने इस भारत के सबसे कठिन एग्जाम को दिया होगा, तो आपके दिमाग में पैसा यदि होगा और आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ मेरे पास इतनी अथाह संपत्ति आ गई, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी मतलब साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाने की जरूरत है, कि सब हम लोग पैसे की तरफ भटक चुके हैं। लेकिन अंतिम रूप से ये पैसा आपको कुछ नहीं देकर जाने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि महिला अधिकारियों में भी, पुरुष अधिकारियों में भी क्या ट्रेंड चल गया है। मैं अभी उस घिनौने पक्ष की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा, क्योंकि काफी कुछ महिला अधिकारी तो आज ये है कि अपने नारीत्व का, स्त्रीत्व का फायदा उठाकर वहां पहुंच गई। मतलब एक पैसे की शर्म नहीं है इन अधिकारियों, महिला अधिकारियों को, कि वो क्या कर रही हैं। यार एक माँ होगी, वो माँ जब अपने इस दिन भर के रूटीन के बाद जब वो घर पहुंचती होगी, यदि उसकी बेटी होगी तो नजर मिला पाती होगी उससे? मतलब मेरी समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है, क्या करना चाह रहे हैं। तो पहली चीज तो मैं बात कर रहा हूं, यदि आप अपने आप को सफलता का पैमाना पैसा मान रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी अपनी काउंसलिंग करवा लीजिए। और यदि पैसा नहीं है, तो फिर क्या बात है? यदि पैसा नहीं है, तो फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूर क्यों है कि वो कहती है कि सब हम राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं? तो अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। राजनीतिक दबाव कोई भी आईएएस, जो इतना इंटेलिजेंट ब्रिलियंट बंदा है, व्यक्ति है, वो राजनीतिक दबाव क्यों सहेगा साहब? क्या आपको आज इतने अपने 5-10 साल की नौकरी में ये दबाव आ गया है कि एक जो प्राइवेट नौकरी का कर्मचारी है, क्या आपने अपना स्तर वहां तक ले आया है कि सब यदि मेरे ऊपर एक्शन हो गया, ये हो गया, तो मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा? सर आप आईएएस है, आईएएस। आपका ना, यदि आप चाह ले ना साहब, तो आपका कैरियर बर्बाद करने की औकात किसी में नहीं है। दिक्कत कहाँ है कि आप लोग अपने आप को भूल कर ना इस भ्रष्ट और सड़े हुए सिस्टम में इन्वॉल्व हो गए। और ये सड़ा हुआ सिस्टम क्या है कि एक मंत्री का आ गया फोन, एक इसका आ गया फोन, एक उसका आ गया, तो बोले हाँ सब ठीक है यार, इसमें तो चलो यार, ये टेंडर हो रहा है, इसको अलॉट कर दो। मैं शिष्टाचार की फिर बात कर नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन बात जो लूट की हो रही है ना साहब, हमारे यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में जैसा खेल चल रहा है, स्वास्थ्य की ही हालत खराब है, स्वास्थ्य का ही स्वास्थ्य खराब है। सीजीएमएससी क्या कर रहा है सबको पता है प्रदेश में। बचेगा कोई नहीं इनमें से, मैं वादा कर रहा हूं। थोड़ा सा और मुझे समय दे दीजिए, 1-2 महीने का। भरपूर तैयारी चल रही है, सब सबकी तैयारी होगी, सबका हिसाब होगा एक एक। और आप लोगों का यदि वहां से ट्रांसफर भी हो जाएगा, लेकिन आपने यदि कोई बड़ा खेल किया है ना, तो कोई नहीं बचेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों पे ऐसा कौन सा दबाव काम कर रहा है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपकी स्थिति एक सामान्य कंपनी में काम करने वाले एक सामान्य कर्मचारी की हो गई है, कि सब कार्रवाई हो जाएगी हमारे ऊपर। एक आईएएस चाहे, मैं आपको एक छोटे से चपरासी का उदाहरण दे रहा हूँ, चपरासी गार्ड का। हमारे कॉलेज के दिनों की बात है, आप सब जानते होंगे, अचानक मार यहाँ टाइगर रिजर्व है, प्रोजेक्ट टाइगर। वहां का एक छपरवा गेट है। छपरवा गेट में उस समय हम लोग के कॉलेज के समय में एक बंगाली गार्ड तैनात होता था। ऐसा वो बनियान में रहता था, अपनी फॉरेस्ट वाली पैंट पहनता था, और ठीक है, बैरियर खोलना बंद करना उसका काम था। शैलेंद्र सिंह उस समय कलेक्टर थे, शैलेंद्र सिंह साहब। गजब गजब व्यक्ति थे, मतलब सम्मान आता है ना आईएएस का नाम सुन के, ये वो सम्मान, एकदम दुबले पतले, छोटे से, शॉर्ट हाइटेड। अब वो सब रात में एक बार पहुंच गए, उनको छपरवा से आगे जाना था, और पानी वाली तरफ जाना था। तो वो पहुंचे रात को, और बंगाली, एकदम बंगाली, मतलब अपना बढ़िया आदमी थे। तो
उनके जो भी गार्ड वगैरह थे वो उतर के गए और बोले कि गेट खोल दो, जाना है। तो बंगाली ने कहा कि साहब गेट नहीं खुलेगा। तो दोनों बात करने लग गए, वो गार्ड बैठ गए कि नहीं कलेक्टर साहब है, खोलो खोलो। वो बोला बिल्कुल नहीं खोलूंगा साहब। तो फिर उसने बोला भी कलेक्टर है, नहीं खोलूंगा। कलेक्टर तब तक उतर कर आ गए, शैलेंद्र सिंह साहब की क्या हो रहा है भाई, क्या हो गया इतना। तो कलेक्टर साहब इतने सामान्य व्यक्ति थे कि पहनावे और हाव भाव से कहीं से उनमें कलेक्टर नहीं झलकते थे। बहुत बढ़िया। तो शैलेंद्र सिंह साहब ने जब कहा कि गार्ड मैं खुद कलेक्टर हूँ, गेट खोलो, तो उसने पता है क्या बोला बंगाली ने? अरे यहाँ हर कोई जो आता है वो अपने आप को कलेक्टर बताता है। तो जब ये शब्द उसने कहा बंगाली गार्ड ने, तब गार्ड फिर भागते हुए गए, पूछे वहां कौन फॉरेस्टर वगैरह है, डिप्टी रेंजर कौन है। वो आए, तब तक हड़कंप मच गया कि साहब कलेक्टर साहब को रोक दिया। खैर गेट खुला और चले गए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि एक बंगाली गार्ड जो था, बंगाली दादा हमारे, यदि वो एक गार्ड के, जब उसने अपने पावर को याद किया, जब उसने अपनी ताकत को याद किया, तो उसने कलेक्टर को रोक दिया। तो मुझे समझ में नहीं आता है ये आईएएस इतने कमजोर कहाँ से हो गए, इनका मनोबल इतना नीचे कहाँ से गिर गया कि ये हमारे इतने भ्रष्ट तंत्र को सुधार नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार बात की थी कि यदि सारे सीए तय कर देना तो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि यदि सारे आईएएस तय कर देना एक बार मिलकर, सारे भी नहीं, गिन के 10 आईएएस तय कर दें मेन मेन डिपार्टमेंट के, कि सब ये हमारी बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन को हम क्रॉस नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे हमको फिर बस्तर फेंक दिया जाए, चाहे कहीं फेंक दिया जाए, हम नहीं करेंगे। सब सरकार कितने आईएएस को फेंकेगी, ट्रांसफर करेगी, बताइए कितने आईएएस को सस्पेंड करेगी? इतनी हिम्मत है हमारे मंत्रियों में? ये जो अभी हमारा चल रहा है ना ट्रेनिंग, विनय भाई साहब आए हुए हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे भाई साहब। मैं प्रयास कर रहा हूं, मैंने आज उनको मैसेज किया है कि उनसे मुलाकात हो जाए, तो हमारे इन माननीयों का कच्चा चिट्ठा थोड़ा मैं उनको बताने वाला हूँ कि इनको इस तरह की ट्रेनिंग से सुधार नहीं होगा। ये जो एक मंत्री जी हमारे 800 एकड़ जमीन खरीद रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब ट्रेनिंग से ये नहीं सुधरने वाले। ये 2 दिन फॉर्मेलिटी करेंगे, रिकॉर्ड मजबूत होगा, और अंतिम में आके फिर बोलेंगे पटवारी, एसडीएम और कलेक्टर को कि भैया चलो, सेक्रेटरी को चलो आप फिर से खेल शुरू करते हैं। तो मेरा कहना है आईएएस आप लोग याद करिए, आपकी नौकरी मजबूरी नहीं है। और यदि आप नौकरी आपकी मजबूरी है, तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने आप को आईएएस कहना बंद कर दीजिए। आपके सामने कोई एक आम आदमी आता है तो उसके सामने शर्म से सर झुका के बात करिए कि यार ये नौकरी मैं मजबूरी में कर रहा हूं। मैं देश की सबसे कठिन परीक्षा को सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए पास करके आया था। वो बातें तो बड़ी बड़ी थी। तो यदि नौकरी आपकी मजबूरी नहीं है, तो मजबूती से खड़े होइए, दिखाइए कि आप आईएएस हैं। अपने अभिमान अहंकार में मत दिखाइए, अपने व्यवहार में मत दिखाइए। व्यवहार में आप जितना नम्र बनेंगे, उतना ज्यादा आप प्रदेश की जनता का भरोसा जीतेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे आप। मैं आपको आज कह रहा हूं, चलिए, आप कह रहे हैं ना मंत्रियों का दबाव आ रहा है, इसका दबाव आ रहा है, और आपको शायद एक वैक्यूम लग रहा होगा कि हाँ हमको सपोर्ट करने वाला नहीं है। एक आईएएस चलिए खड़ा हो जाए, मैं खड़ा हूं उसके साथ, चलिए। मुझे पता है मेरे साथ भी कोई नहीं खड़ा है, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं। एक आईएएस मुझे बोले फोन करके कि प्रतीक भाई, ये इस तरह का दबाव आ रहा है और ये गलत काम है और मैं करना नहीं चाह रहा। आइए, मैं अपनी पार्टी के उन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ खड़ा होऊंगा जो मेरी पार्टी, मेरी संगठन और मेरी विचारधारा की छवि खराब कर रहे हैं, जो मेरे कार्यकर्ताओं के साथ छलावा कर रहे हैं, मेरे कार्यकर्ताओं को ठग रहे हैं। आइए शुरू करते हैं, चलिए। देखते हैं प्रदेश कैसे नहीं सुधरेगा। और मैं बोल रहा हूं ना, आप और हम लोग मिल जाएंगे ना, तो प्रदेश सुधरेगा नहीं। ये जो नंबर गेम चल रहा है ना, हम क्वालिटी दिखाएंगे पूरे इस देश में कि जब यहाँ के आईएएस लोगों ने तय किया और ये देश में एक स्थान ले आया प्रदेश ने। ये सब बंद कर दीजिए खेल जो चल रहे हैं ना। आपको पता है ना, यूएस डिप्रेशन की टैबलेट का सबसे बड़ा मार्केट है पूरे विश्व में, शायद पहला दूसरा नंबर आता है। कारण, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है सब। और मैंने जैसे पहले ही कहा कि आप लोगों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, भले आपको दुनिया चाहे जो समझे, मैं आपको पावरफुल नहीं मानता हूं साहब। मुझे सच में आप पे ना करुणा का भाव आता है जब मैं आप लोगों के बारे में सोचता हूँ।
आप लोग किस दयनीय स्थिति में है मैं जानता हूं। और दूसरी बात, यदि आपको पॉलिटिक्स करनी है साहब, तो आप अपने आप को आईएएस कहना बंद कर दीजिए, पहली चीज ये। क्योंकि आईएएस की नौकरी आप लोग पॉलिटिक्स करने के लिए आपने ज्वाइन नहीं किया था। यदि आपको किसी दो चार व्यक्तियों के साथ रहना है ना, उनकी लल्लो चप्पो करके कि भाई साहब यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, भाई साहब ये अच्छी पोस्टिंग आ जाएगी तो मैं आपका ध्यान रखूंगा, भाई साहब आप जैसा कहेंगे भाई साहब मैं आपका आदमी बन के रहूंगा, बंद कर दीजिए तमाशा। इन लोगों का कोई भला नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे जैसे एक दो नालायक निकल ही आएंगे। तो इसीलिए यदि आपको पॉलिटिक्स करना है, पर्टिकुलर किसी ग्रुप के साथ जुड़कर काम करना है, तो आप पॉलिटिक्स करिए। बहुत सारे आईएएस ने इस्तीफा दे दिया, आप भी इस्तीफा दीजिए, आइए। फिर कहीं हमारा आपसे मनभेद मतभेद नहीं होगा। लेकिन यदि आप आईएएस हैं तो आप एग्जीक्यूशन पे काम करिए साहब। आप एग्जीक्यूटिव है, फोर्थ पिलर जो है ना, फोर पिलर जो है उनमें से आप एक है। और यदि आप पॉलिटिक्स करेंगे ना तो थ्री पिलर पे ले आएंगे आप देश को। क्योंकि फिर एक पिलर एग्जीक्यूटिव तो गायब हो जाएगा। तो यदि एक कोना गायब होता है तो घर को नुकसान तो पहुंचेगा। तो एक कोना गायब हो रहा है साहब इस देश का, और उसका अंतिम लक्ष्य पता है क्या हो रहा है? सबसे दुर्भाग्यजनक, पैसा, सिवाय पैसे के कुछ नहीं फाइंडिंग। आज भी जो आईएएस स्टेट को डोमिनेट कर रहे हैं, आप मेरे को बता दीजिए वो सिवाय पैसे वसूली के क्या कर रहे हैं। चलिए पैसा वसूली करके भी आप यदि प्रदेश को सही दिशा में ले आते ना, लोगों का भला करते ना, तो भी आपको लोग दुआएं देते। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सब बटोरे जाओ बटोरे जाओ। मैं कहते कहते रुक गया हूं सर। 5 करोड़ का कैश देखा हूं, एक इनोवा में भरा हुआ, कहाँ जा रहा था वो नहीं कहना चाहता हूं। तो मत करिए यार। 5 करोड़ ना एक सीमा के बाद यूजलेस है। यूजलेस है। इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट भगवान जाने आपका कहाँ निकलेगा, उस पैसे का आप क्या उपयोग करेंगे, ये आप एक बार दिमाग लगा के देख लीजिए। सिर्फ वो ये रहा है कि आप अपनी छवि एक लुटेरे के रूप में दर्ज करते जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन आप सबसे ये है, ये जितनी आईएएस लॉबी है, एक प्लान तैयार करिए अपने डिपार्टमेंट्स का। मुझे याद आता है चरणदास महंत जी भले विपक्ष के नेता रहे हैं, मेरे बिल्कुल विरोधी वाली बात है, लेकिन मैं अच्छी बातों को स्वीकारना जानता हूं। बहुत अच्छी बात उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था कि साहब यदि इतने आए, बेसिकली मैनेजमेंट के हैं, एमबीए हैं, इतने आईआईटियंस हैं, इतने ये हैं, तो भाई प्रदेश में आउटसोर्सिंग की जरूरत क्या हो रही है? मैं उनके पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं किसी सवाल की, प्रश्न की न्यायोचितता पे जा रहा, उसके औचित्य पे जा रहा। तो सब क्या कर रहे हैं ये आईएएस? प्लान तो आप ही तैयार करेंगे ना। भले हमारे यहाँ कैबिनेट का काम है, लेकिन कैबिनेट को तो आप ही सजेस्ट करते हैं ना प्लान। मैं जो बात कर रहा था 2004 से, जो मैं आईएएस के साथ देखते आ रहा हूं, पहले के आईएएस में कम से कम ये तो हिम्मत होती थी साहब। मेरी बहुत सारे सीनियर आईएएस से अभी भी लगातार बातचीत होती रहती। पहले के आईएएस में ये हिम्मत होती थी कि यदि हाँ कैबिनेट ने या मंत्री जी ने, किसी ने कोई गलत बात कही है, तो उसको औचित्यपूर्ण ढंग से वो बात रख देना कि सर ये ऐसा है और इसका ये नुकसान होगा और ये आपको नहीं करना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आज के समय में कहाँ खत्म हो गया है आप लोग का। और आप निर्णय कर लीजिए, नहीं करना है तो किस मंत्री में हिम्मत है कि साहब वो कर लेगा? यदि आप सही हैं, गलत की बात नहीं कर रहा, गलत में तो मैं आपके साथ खड़ा ही नहीं, लेकिन यदि आप सही है तो किस मंत्री में हिम्मत है कि आपके मना करने के बावजूद वो कर देगा? आपको सपोर्ट चाहिए, हम जैसे लोग खड़े हैं आपको सपोर्ट देने के लिए, आइए। एक चीज का भरोसा दिलाते हैं, बिकेंगे नहीं। मैं बताऊं, तीर्थराज प्रकरण, तीर्थराज अग्रवाल प्रकरण में ऑफर आ गया था बिकने का, कि प्रतीक पांडे यहां पट्टी लगा लो, मैं बिकाऊ हूं, बाजारू हूं। कम से कम 3 4 ऑफर आए हैं अलग अलग जगह से। और पता है वो एनर्जी कहां से आती है नहीं बिकने की? पता है, जब मैं अपने दो मित्रों से पूछा यार ऑफर क्या करना चाहिए, तो पता है उनका क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने कहा कि ले लेना चाहिए ऑफर।
स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? दुनिया तो लूट रही है यार, हम तो थोड़ा ही लेंगे। तो मैं मुस्कुराया और फिर वहां से चला आया। मैंने कहा बाद में बात करते हैं। और घर आकर अपनी पत्नी से जब मैंने नेहा से पूछा ना कि क्या करना चाहिए, ऑफर आया, पता है आपको क्या जवाब आया? ये पैसे तो ले लोगे लेकिन जो विश्वास है जो आ रहा है ना जनता से, उसका क्या करोगे? आपको पता है, इसीलिए प्रतीक पांडे की खरीदने की औकात आज किसी में नहीं। ये एनर्जी आती है यहां से। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोगों के पास, आप दुनिया को पावरफुल दिखाइए। आपके जो घर की एनर्जी है ना, वो समाप्त है साहब। नहीं तो घर में वो पैसा यदि स्वीकार्य नहीं हो ना, अरे अट्टालिकाओं को छोड़िए सब, ये जो पीछे दिख रहा है 2 BHK फ्लैट है 700 स्क्वायर फीट का। इन सब दम रखता हूँ, प्रदेश हिला के बैठा हूँ आज, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, ये पैसे से नहीं आता है साहब। कॉन्फिडेंस आता है जब आप में हिम्मत हो पैसे को लात मारने की। और जिस दिन आप पैसे के पीछे जाओगे, आप सिवाय यहाँ माथे पे बिकाऊ की पट्टी के अलावा कुछ नहीं लगाओगे। आज पता है आप लोगों को जनता आपको क्या बोल रही है? आप लोगों का क्या मजाक उड़ रहा है? आप लोगों ने इसीलिए यूपीएससी क्लियर किया था, इतनी मेहनत की थी। ये जो अभी नया आईएएस बैच आ रहा है जो ट्रेनिंग ले रहा है मसूरी में भी, एक आईएएस बैच तो इतना महान है कि वो 2002 के सुप्रीम कोर्ट तक में कैसे स्टिल आया है, वो भगवान वही जान रहे हैं और मैं जान रहा हूं और बाकी कुछ लोग जान रहे हैं। अभी उसकी कहानी खोल दूंगा तो सब फिर, और सीजीएमएससी के घोटाले कर रहे हैं ये लोग बैठ के। अरे जानवर से बुरी औकात हो गई है इन लोगों की, पता है आपको? और ये अपने आप को आईएएस कहते हैं। यार संभाल लीजिए अपने आप को। जितनी नौकरी बची है ना, कमा लिया जितना कमाना है। और शिष्टाचार का, शिष्टाचार का से मेरी कोई बैर नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, शिष्टाचार का ही आपके पास इतना पैसा आता है ना, कि वो आप लोग अच्छे जानते हैं, मुझे हिसाब बताने की जरूरत नहीं। एक अभी अधिकारी मुझसे कह रहे थे कि भाई एक्साइज और ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट में करप्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां व्यवस्था का इतना आता है कि एक सड़क का ही साल महीने का 500 से 1000 करोड़ का मामला है, एक सड़क का। मान लीजिए यहां से कहीं आरंग जाना है, मैं ये काल्पनिक कह रहा हूं, मैं भी एग्जैक्ट उदाहरण नहीं रहा हूं क्योंकि वो गोपनीय मामला है उसका। तो यदि मान लो आरंग तक का ही जाना है, एक छोटी सी सड़क का आपका एक महीने का 500 से करोड़ से ऊपर आता है पैसा। और इसीलिए लोग ट्रांसपोर्ट और यहां सब जाने के लिए मरते हैं। तो सब मेरा ये कहना है कि ये तो बड़े हिस्से हैं। यदि मैं अपने जीवन का हिसाब लगाऊं, 2-5 करोड़ बहुत है जीवन के लिए, बहुत है। क्योंकि मुझे पता है मैं अपने बच्चे को इस लायक बना दूंगा कि मुझे उसके लिए सुरक्षित रख के कुछ नहीं जाना है। ये मेरी और मेरी पत्नी नेहा का एकदम स्पष्ट विचार है, कुछ नहीं छोड़ना है साहब। आप बच्चे को इस लायक बना दीजिए, यदि वो कुछ कर सकता है तो कर ले। लेकिन बच्चों के नाम पे, परिवार के नाम पे पैसे कमाने का जो घिनौना खेल है ना, ये आपको सिवाय निम्नता के स्तर के कहीं नहीं ले आता है। तो मैं आप लोगों से इसीलिए कह रहा हूं कि ये, जब तक आप लोग कुछ इन फैक्ट्स के विश्लेषण में नहीं जाएंगे, राजनीति को दोष देना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। आपके मन में चोर है, आपके मन में विश्वास नहीं है, आपके मन में ईमानदारी नहीं है, इसीलिए आप चोरों के साथ खड़े हैं। जिस दिन आपके मन में ईमानदारी आ जाएगी, हाँ लगेगा कि हाँ यार मैं यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं, मैंने इतनी मेहनत इस चोरी का ठप्पा लगवाने का अपने माथे में लगवाने के लिए नहीं की थी। एक सीनियर अधिकारी है, वो तो सिर्फ 4 से 7 बजे शाम को अपने ऑफिस जाते हैं। और इसीलिए क्योंकि वहां पे उनके असिस्टेंट मिल जाती है उनको, उस समय तक ऑफिस से लोगों का जाना शुरू हो जाता है। ये खेल कर रहे हैं आप लोग। यार देखिए, आप व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं, ना ही किसी को मतलब है प्रदेश की जनता से। लेकिन आपके काम में इन गतिविधियों का असर नहीं आना चाहिए। आप व्यक्तिगत जीवन में करिए ना साहब, जाइए, जो करना है करिए, नहीं पूछने वाले हम।
लेकिन जब आप एक सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या कुछ भी होते हुए इस तरह की गतिविधियां करते हैं ना, तो इसका प्रभाव ये आता है कि आपके कार्यों से जमीनी स्तर पे परिणाम में प्रभाव पड़ता है। गलत व्यक्ति आपका साथ जुड़ता है और वो आपका नाम का फायदा लेकर आगे नुकसान करता है। ये बर्दाश्त नहीं साहब। क्योंकि अब ये होगा तो अब फिर, मैंने तो कहा, मैंने तो अब कफन बांध लिया है साहब। आप तो मान लीजिए यदि कुछ करना है तो आप तो कानून का उल्लंघन करके मेरे को निपटा पाएंगे। आप मुझे ऐसे नहीं निपटा पाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको। मुझे यदि कुछ हानि पहुंचानी है ना, तो आपको कानून का उल्लंघन करना पड़ेगा। लेकिन यदि मुझे कुछ करना है तो मैं कानून को हाथ में मजबूती से लेके आपको खत्म कर दूं, लीगल तौर पे। लेकिन ये आज की बात जो है ना, ये इसकी नहीं हो रही है कि मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं। बात इसकी हो रही है कि हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं। क्या हम दोनों मिलकर अपने प्रदेश को एक ऐसी जगह नहीं ले जा सकते हैं। 2047 का लक्ष्य लेकर बोलने से, प्रोपेगेंडा करने से, मीडिया में एडवर्टीजमेंट देने से कुछ नहीं होगा साहब। कि जब बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं तो 2047 का हल्ला कर दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सपना देखा है। होगा कुछ जब हम लोग साथ मिलकर चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, नेक नीयत से चलेंगे। तो मैं आपसे बस इतना ही आग्रह कर रहा हूं आज कि अपने कॉन्फिडेंस को फिर से उसी लेवल पर ले आइए जिस लेवल पर आप अपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। आप किसी व्यक्ति को इससे मत अपनी पहचान दिलाइए कि जब वो आपके केबिन में घुसता है तो सामने कलेक्टर लिखा हुआ है, चार गार्ड खड़े हुए हैं, दो दरबान खड़े हुए हैं, अंदर पूरी टीम मौजूद है। सब एक गांव के किसी कोने में बैठे हुए व्यक्ति के पास भी ना ये संदेश आया कि कलेक्टर साहब आ रहे हैं, तो वो दिल खोल कर, दिल से खुश होकर आपसे मिलने आए। आप ये छवि बनाइए अपनी। और यदि आप अपनी छवि ये नहीं बना पा रहे हैं, तो ये आपके लिए विचार मंथन का विषय है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप आत्मविश्लेषण पर गए ही नहीं है, आत्मावलोकन पर आप गए ही नहीं। और ये कहानियां बंद कर दीजिए। मैं तो बता रहा हूं, आज 2004 21 साल हो गए ये कहानियां सुनते। जब किसी आईएएस से मिलो, जब मैं वहां का कलेक्टर था ना, जब मैं होशंगाबाद का कलेक्टर था, जब मैं दमोह का था, जब मैं यहाँ का था, जब मैं रायपुर कलेक्टर था, एक स्टोरी आप लोगों के पास, सबके पास मिलेगी। जब मैं यहाँ का कलेक्टर था तो मैंने ये किया। सिर्फ 1.5 साल मैंने तखतपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। मेरे पास कम से कम 200 से ज्यादा स्टोरीज है कि मैंने क्या किया था। लेकिन मैं नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि वो मैंने स्टोरी का गुणगान करने के लिए नहीं बताया। और आप तो सदैव एक्टिव रहने वाले लोग हैं। आपके पास तो ब्यूरोक्रेसी का भी है, पॉलिटिशियंस का भी है, फील्ड का भी है, पॉलिसीज का भी है, तमाम एक्सपीरियंस है। आप लोगों के पास तो अथाह भंडार होना चाहिए प्रेरणा स्टोरीज का, इंस्पिरेशनल स्टोरीज का। तो सिंपल, मैं एक बात से अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि प्रदेश के भले के लिए आइए मिलकर काम करते हैं। मेरा किसी अधिकारी से गुरेज नहीं। जब प्रशासन एकेडमी में भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ ना, कई बार ऐसा समय आया है कि 3-3 दिन की ट्रेनिंग मेरे को अकेले लेनी पड़ी। ट्रेनिंग के सिद्धांत का पूरा उल्लंघन करना पड़ा। लेकिन आपको पता है, इस 3 दिन की ट्रेनिंग में कहीं किसी से चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गई। क्यों? क्योंकि वहां की अपनी एक गरिमा है, वहां लोगों की मेरी एक अलग अपेक्षा है। और उसका असर ये हुआ कि बीच में बहुत सारे डायरेक्टर्स और डीजीज आए और जिन्होंने कोशिश किया कि मेरे को ट्रेनिंग से निकाल सके वेस्टेड इंटरेस्ट पे। लेकिन जब वो मेरी इवैल्यूएशन शीट मंगवाते थे ना, परफॉर्मेंस शीट, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से भी अच्छे रिमार्क्स होते थे मेरी ट्रेनिंग पे। ये मैं बात इसीलिए बता रहा हूं कि मैं आप लोगों के ट्रस्ट की बात कर रहा हूं। मैं जो बात कह रहा हूं आप लोगों के विरोध में कहीं नहीं कह रहा हूं। मेरी बात सिर्फ इतनी है, मैं व्यवस्था में सुधार चाहता हूं, व्यवस्था में। और हम सब लोग मिलेंगे ना तो व्यवस्था में सुधार 100%। और आखिरी बात मैं यही कह रहा हूं कि आइए, यदि आपके ऊपर किसी तरह का दबाव है जो आपको मानसिक तौर पे परेशान कर रहा है, पारिवारिक तौर पे तोड़ रहा है, आइए हम लोग सब मिलकर साथ काम करें। आप मत बताइएगा अपना नाम, मैं आपसे वादा कर रहा हूं आपका नाम कहीं सामने नहीं आएगा। लेकिन पीठ पीछे क्या करना है उसके लिए मैं आपकी जिम्मेदारी ले रहा हूं।
और आप मेरी जिम्मेदारी मत लीजिए, आप प्रदेश की जिम्मेदारी ले लीजिए कि आपके रिटायरमेंट के पहले कम से कम आपका ये संकल्प होगा कि आप जहां पे भी जाते हैं वहां पे एक ऐसा लैंडमार्क काम करके चले जाएं जो कि प्रदेश की बाकी आने वाली नौकरशाही जो है ना, आने वाली पीढ़ी, उनके लिए एक मॉडल बन जाए। अब जो पीढ़ी आने वाली है, यदि बताइए आपको ये देख रही है, कोल का करप्शन देखिए, एक्साइज का करप्शन देखिए, ट्रांसपोर्ट का देखिए, सीजीएमएससी का देखिए, आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जाने वाले हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को? भूपेश बघेल ने छोड़ा ना, हम उनसे करप्ट हो गए। अब हम भूपेश बघेल के समय से ज्यादा करप्ट हो गए, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो हमसे ज्यादा करप्ट होगी, और इसका परिणाम फील्ड में क्या आएगा, आप समझ रहे हैं ना? तो प्लीज एक आईएएस मत बनिए, एक जिम्मेदार आईएएस बन जाइए। आपने जिस दिन जिम्मेदारी स्वीकार कर ली ना, मन में सकारात्मकता का भाव भर लिया, ईमानदारी ले आई, ईमानदारी इन द सेंस परफॉर्मेंस में, मैं फिर कह रहा हूं, शिष्टाचार के करप्शन को छोड़ दीजिए, स्वीकार है मुझे। जिस दिन मन में ईमानदारी ले आई, आप मानिए कि आपके ऊपर किसी मंत्री, किसी का कोई दबाव नहीं चलने वाला। स्टोरी डालते पत्रकार डालने दीजिए साहब। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो लिटरली यदि किसी पोजीशन में पहुंचूंगा, मैं सबसे पहला काम करूंगा या तो जनसंपर्क विभाग को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि यदि मैं काम कर रहा हूं तो मेरे को ऐसे विभाग की जरूरत नहीं है जो मेरी ब्रांडिंग करे। और यदि मेरी काम का असर जनता तक नहीं पहुंच रहा है तो मेरे को उसी समय हट जाने का नैतिक अधिकार बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं हट जाऊं उसी समय। तो सबसे पहले तो साहब, ये जो जनसंपर्क विभाग चल रहा है इसको बंद कर दीजिए, और या फिर विज्ञापन इस आधार पर दीजिए कि रचनात्मक आलोचना की जितनी खबरें होंगी उसमें हम ज्यादा आपको विज्ञापन देंगे। हमको तारीफें नहीं चाहिए साहब, तारीफें जनता करेगी हमारी स्कीम्स को यदि काम कर रही है तो पत्रकारों से डरना छोड़ दीजिए, आप ब्लैकमेल अपने आप होना छोड़ दें, बंद कर जाएंगे। कितना ब्लैकमेल करेंगे साहब? आप लोग की तो यही शिकायत है ना कि भाई मीडिया खबर छाप देता है। तो दूसरों की बुराइयां मत करिए साहब, अंदर झांकिए, अंदर झांकेंगे, अंदर की सफाई होगी, सब व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी, लोग अपने आप सब ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो बस फिलहाल आज की बात इतनी ही। और लेकिन इस बात से मैं एक बात ये कहकर जा रहा हूं कि अब ये बस जून के बाद जुलाई से मेरा टारगेट हर इंडिविजुअल विभाग होने वाला है। इन विभागों की यदि कोई भी समस्या, कोई भी कंप्लेन या कोई भी चीज आती है, लिटरली बता रहा हूं, नहीं छोड़ूंगा, लिटरली बता रहा हूं। व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो मैं सबसे पहले खड़ा हूं। मंत्रिमंडल परिवर्तन होने वाला है, एकदम खुल के कह रहा हूं। कोई भी, कितने भी बड़े भाई साहब को आप मंत्री बना दीजिए, यदि उन्होंने व्यवस्था नहीं सुधारी तो आईएएस आप लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एकदम खुली और स्पष्ट बात है। तो इसीलिए आइए, आप जिस उद्देश्य से यहां आए थे उस उद्देश्य पे मिलकर हम लोग साथ चले, एक सेतु बनाए जहां संवाद की व्यवस्था हो, जहां प्रदेश को खुशहाल बनाने की व्यवस्था हो। और मेरी विचारधारा पे मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, इसकी मैं पहले बात करता हूं। एक क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भूल गई। मुझे अभी 4 दिन पहले पता चला कि एक महिला आईएएस जो है वो एक बड़ा धार्मिक एजेंडा चला रही है साहब। सबसे पहला टारगेट मेरा वो महिला अधिकारी है। यदि उन्होंने तत्काल अपना ये धार्मिक एजेंडा बंद नहीं किया ना, विभागों में और तमाम चीजों में, फील्ड में, लिटरली बता रहा हूं, कारावास के अंदर पहुंचेंगी वो। धर्म से छेड़छाड़ मत करना बॉस, महिला हो, सम्मान से बोल रहा हूं। 3 दिन में एविडेंस मेरे पास आ रहे हैं, 3 दिन में। यदि तत्काल आप नहीं सुधर रही हो, आईएएस हो आप, तत्काल नहीं सुधर रही हो, तो आपकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। धर्म से छेड़छाड़ मत करना, बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी। और तुमने जितना अभी तक कर लिया ना, ये हमारे नक्कार मंत्रियों के रहते हुए, नक्कारे हैं ये लोग। पैसा भर रहे हैं, एक रेत घाट चला रहा है, एक कुछ कर रहा है, एक जमीन दलाली कर रहा है, कुछ कर रहा है। और साला विचारधारा का हमारी ऐसी तैसी कर रहे हैं ये लोग। मैं चैलेंज कर रहा हूं,
और दुर्भाग्य ये है कि ये सारी बातें जो है ना आज जो मैं कर रहा हूं, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे करनी पड़ रही है। तो आप लोग सुन लीजिए, आपको ये जो महिला अधिकारी है जो धार्मिक एजेंडा चला रही है, ये तत्काल बंद नहीं हुआ, मैं आपको कल्पना से परे अंजाम तक ले जाऊंगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बस फिलहाल बात इतनी समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं संवाद के लिए। आपको जहां मेरी जरूरत है आप बताइए, मैं हमेशा हाजिर हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।